स्पेशल एट 11 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा। जल ही जीवन है, ये शायद सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन जब जीने के लिए जल ही ना मिले तो आम इंसान का क्या होगा। आज हम आपको एक ऐसे गांव की हकीकत दिखाने जा रहे हैं जहां ग्रामीण पिछले 3 दशकों से, जी हां 30 सालों से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। तो पानी के लिए तरस रहे दक्षिणी हरियाणा में अब 2 नाम और जुड़ चुके हैं, सोनीपत और इंद्री। सोनीपत में तो पानी नहीं मिलता और इंद्री में जो पानी मिलता है उससे प्यास कम और बीमारियां ज्यादा मिलती हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिंदगी की तलाश में चांद पर पानी तलाश रहे हैं हम, लेकिन धरती पर आज भी जिंदगी के लिए बूंद बूंद को तरस रहे हैं हम। पानी की जगह यहाँ सिर्फ वादे मिलते हैं, दिन बीतते हैं, साल बीतते हैं, दशक भी बीत जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होता एक बूंद का इंतजार। सूखी नदियां, सूखे तालाबों के साथ अब तक सूख चुकी है जीने की आस। बेशक राजधानी दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही बसता है सोनीपत का बरियारपुर गांव, लेकिन 1984 से बसे इस गांव में 30 साल बीत जाने के बाद भी पीने का पानी नहीं मिल पाता। लाख कोशिश करने के बावजूद, मतलब एक्शन से, एसडीओ से, जेई से, हर एक अधिकारी से हमने शिकायत करी, लेकिन यहाँ का कोई समाधान नहीं हुआ। पानी बिल्कुल खारा, भूमिगत पानी इतना गंदा, हमारा ये देखने लग रहा है जो हालात है, ये पानी सप्लाई होता है। जल घर का निर्माण वर्ष 1984 में सरकार द्वारा किया गया था और पानी यमुना नहर से इसमें नहरी पानी आना था, जो कि आज तक नहीं आया है। 84 से लेकर आज तक सरकार ने इस पर अरबों रुपया खर्च किया, 2-3 करोड़ रुपए की टंकी बना रखी है। जब प्रशासन से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने गांव में पानी के स्टोर के लिए बनाई गई 3 टंकियों का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जरा इन टंकियों की हालत देखिए। यहाँ इंसान तो क्या, जानवर भी प्यास बुझाना पसंद नहीं करेगा। इतना ही नहीं, जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ अनिल रोहिला ने पानी न मिलने का उल्टा आरोप किसानों पर मढ़ दिया। रोहिला का कहना है कि किसान अपने खेतों में पानी भरने के लिए पाइपों को तोड़ देते हैं। ये बार बार कभी किसी वजह से, कभी खेतों वाले तोड़ देते हैं, कभी ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई और व्हीकल से टकरा जाते हैं। इस कारण पानी की मात्रा पूरी जो है ना घर घर में नहीं पहुंच पाती। सोनीपत की हकीकत से थोड़ा आगे बढ़कर इंद्री पहुंचे तो पता चलेगा कि यहाँ के 27 गांव में सरकारी वादे के मुताबिक पानी तो मिलता है, लेकिन पानी में जिंदगी की जगह मौत को दावत दी जाती है। लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन साफ पानी की जगह मिलती हैं सिर्फ बीमारियां। मेरे सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस गंदे पानी का जैसे कोई पशु इसमें बड़ा है, एक तो बदबू बहुत ज्यादा है, लगभग 3 किलोमीटर तक पछुआ हवा चला तो 3 किलोमीटर परवा की साइड में बदबू रहा है, अगर परवा हवा चला है तो 3 किलोमीटर पछुआ की साइड में इसकी बदबू रहा है। जीना मुहाल है, बीमारी फैल रही। आज तक किसी ने गांव में डेंगू के मरीज भी हुए, लगभग 4 बच्चों को तो मेरे परिवार में डेंगू हुआ था। प्रदेश में पानी की समस्या का ये कोई पहला मामला नहीं है, जबकि दक्षिण हरियाणा का बड़ा हिस्सा पानी की किल्लत से जूझ रहा है। पानी की हकीकत सरकारी दावों और वादों की पोल खोलने के लिए काफी है। आखिर कब तक आम आदमी को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। सोनीपत से मुकेश और इंद्री से निर्मल सिंह की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, इंद्री की तस्वीरें जो बयां कर रही थी वो भी आपने देखा, और सोनीपत का क्या हाल है। अगर दक्षिण हरियाणा में इस तरीके का हाल हो तो माना जा सकता है, लेकिन इस तरीके से अगर प्रदेश के और हिस्सों में भी पानी की कमी है तो सोचने वाली बात है।
और तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग पीने के पानी को भी पिछले 30 सालों से तरस रहे हैं और लगातार लोग यही कह रहे हैं कि आखिरकार कब उनकी प्यास बुझेगी। तो जिस तरीके से दक्षिण हरियाणा का नाम अभी तक आता था, जिसको डार्क जोन भी कहा जाता है, लेकिन अब अगर बात करें सूखती धरती की तो राज्य के 44,212 वर्ग किलोमीटर भूमिगत जल क्षेत्र में से बहुत कम बचा है और 20 मीटर से अधिक नीचे चला गया है। सोनीपत से इस वक्त हमारे संवाददाता योगेश सूद इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। योगेश, गांव के हालात हमने देखे, पीने को पानी नहीं है और लोग ये कह रहे हैं कि 30 साल से पानी मिला ही नहीं है। आखिरकार इस इलाके में इस तरह की समस्या क्यों? दक्षिण हरियाणा अगर हो तो माना जा सकता है, यहाँ लापरवाही किसकी? जी देखिए, बात ऐसी है कि यहाँ पे नहरी पानी का सबसे पहले व्यवस्था की गई थी, लेकिन नहरी पानी के बीच में पाइपलाइन एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद 30 बरस हो गए। किसी ने कोई वाटर लेवल का या किसी का बहाना देते हैं, लेकिन आज तक पेयजल, मीठा पानी जिसको बोलते हैं, वो नहीं पहुंच पाया। यहाँ ट्यूबवेलों से जो खारा पानी है वही गांव में सप्लाई किया जा रहा है। 8,000 की आबादी है इस गांव में, लेकिन 8,000 की आबादी वाले लोगों को आज तक मीठा पानी नहीं मिल पाया और बिल्कुल शहर से सोनीपत शहर से सटा हुआ गांव है। और जबकि स्वच्छ पेयजल का नारा है सरकार का, लेकिन उसके बावजूद भी गांव वालों को 30 साल से सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। योगेश, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकारें आई, सरकारें गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब अगर मैं बात करूं मौजूदा स्थिति की, तो क्या कोई काम इस पर शुरू हुआ? और जिस तरीके से लगातार ये मामला लगातार सामने आ रहा है, लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर लोगों को पानी की समस्या है, क्या कुछ समाधान होता अब आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है? देखिए जी, एसडीओ नील रोहिला से हमने बात करी थी, जो जिसके हाथ में ये मामला है। उन्होंने ये कहा था कि हमने प्रपोजल 6 महीने पहले प्रपोजल बना के सरकार को भेज दिया था, लेकिन अभी तक उस प्रपोजल पे काम शुरू नहीं हो पाया और अभी तक उनको ये नहीं पता कि कब तक शुरू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा जी। और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ लगातार हम जिस तरीके से आपको बात कर रहे हैं कि प्यास बुझाने पर लोगों को बीमारियां मिलती हैं, नहरी पानी की भी यहां पर दिक्कत है और इंद्री की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी एमएस निर्मल जुड़े हैं इंद्री से ज्यादा जानकारी के लिए। निर्मल, आपसे जानना चाहेंगे, पीने के पानी के साथ साथ क्या और कोई भी दिक्कत है? क्या सिंचाई के पानी की भी वहां पर दिक्कत है? देखिए, ये ऐसा क्षेत्र है, ये एक ड्रेन है, धनौरा ड्रेन जी। इसमें ये पहले जो ना, जब शुरू में ये बनी थी तो ये वेस्ट पानी जो जैसे एक्स्ट्रा पानी हो जाता था उसके निकासी के लिए ये बन गई, लेकिन कुछ दिया और विशेष तौर पर ये जो पानी का जो जल भी प्रभाव पड़ रहा है और मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जो जीव जंतु है उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि बहुत इसमें जो केमिकल मिला हुआ है पानी में और जहरीला है, इससे जो आसपास के जो गांव। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी एमएस निर्मल यहाँ पर देने के लिए। तो लगातार हम बात करें, दोनों संवाददाताओं से हमने बात की कि आखिरकार क्यों दिक्कतें हैं। योगेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, दोनों तस्वीरें देखी आपने, एक जगह पीने के पानी की समस्या है, खारा पानी है और अब से नहीं 30 सालों से ये पानी की समस्या है, अभी तक कोई हल नहीं निकला है। दूसरी तरफ ड्रेन सूखी है, चूंकि वो भी जमीन का पानी खारा है। खादर इलाके में माना जा सकता है इंद्री में कि ठीक है, ड्रेन जो है वो सूखी है, जमीनी पानी खारा है, लेकिन क्यों सोनीपत जैसे इलाके में और क्यों आखिरकार खादर के इलाके में पानी की समस्या आ रही है? दक्षिण हरियाणा है, ठीक है, डार्क जोन, लेकिन अब क्या जलस्तर इतना गिर चुका है कि अब वहां पर भी समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं एक इसमें थोड़ी सी एक त्रुटि को ठीक करना चाहूंगा। जिस तरीके से दक्षिणी हरियाणा का नाम है, इंद्री का नाम है, कुछ इलाके ऐसे हरियाणा के हो गए हैं, खासकर ऐसे जिले जिसको हम ब्लैक ड्रेन कह दें या जहाँ कहते हैं कि भाई यहाँ तो पानी की सबसे भारी कमी है ये, लेकिन ये कमी भी बनाई हुई है, ये लोगों की बनाई हुई कमियां हैं, सरकारों की बनाई हुई कमियां हैं। अब मैं इसके लिए आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जब भी चुनाव होते हैं तो सरकारें नहरी पानी को पूरे हरियाणा के विस्तारीकरण की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि राजनेताओं को पर्यावरण से कोई भी लेना देना नहीं है, किसी तरह का भी वो ताल्लुकात पर्यावरण से नहीं रखते हैं।
दूसरी बात है कि ये इस तरीके से पानी की जल स्तर में गिरावट क्यों हो रही है। देखिए, सबसे पहले हम एक मुद्दे पर बात करें तो पहले कुछ साल पहले हर गांव के अंदर, ऑलमोस्ट सभी गांवों में, विलेजेस में जोड़ हुआ करते थे। हाँ। जिससे बरसात का पानी और वेस्टेज ऑफ जो वाटर था वो वहां इकट्ठा हो और वो वापस ग्राउंड लेवल पे चला जाता था। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे जैसे शहरीकरण होता जा रहा है हरियाणा का, और जिस तरीके से कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं, मैं तो इन्हें कंक्रीट के जंगल कहूंगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, जो पेड़ों को काटकर और कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करी जा रही हैं, ये पूरे हरियाणा का ये सिस्टम है। तो ये कंक्रीट के जो जंगल बनाए जा रहे हैं, ये पर्यावरण के लिए सबसे घातक हैं, और कंक्रीट के जंगलों के लिए पर्यावरण को खत्म करा जा रहा है। अब जब गाँव में जोड़ नहीं रहेंगे, पानी को इकट्ठा करने के लिए कोई हमारे पास इक्विपमेंट नहीं रहेगा, तो हम पानी को स्टोर कहाँ करेंगे। और जब तक पानी, आप रेन वाटर की आप बात कर लें, अब एक और भी एक देखिए, पर्यावरण में जिस तरीके से तेजी से बदलाव हो रहे हैं, टेम्परेचर में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों के कारण बारिश के सीजन में भी बदलाव आ गया। पहले बारिशें खूब होती थी, फसलों को किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था, लेकिन आज अगर किसान बरसात के पानी पर है तो मेरे ख्याल से वो एक फसल भी पूरी साल में तैयार नहीं कर सकता। नहीं, एक चीज और आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा योगेश जी, जैसा कि आपने बताया कि बेहद जरूरी है कि जो जोहड़ हुआ करते थे, आज के समय में तो उन जोहड़ को भर के उस पर अवैध कब्जा हर गांव में लगभग हो चुका है, वहां प्लॉटिंग शुरू हो गई है। यानी कि आप कंक्रीट के जंगलों की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, लेकिन सवाल ये कि सुधारा कैसे जा सकता है। अगर सरकारी इंतजामात नहीं है पीने के पानी के, तो कई गांव ऐसे भी हैं जिन्होंने पहल अपने आप की है, अपने आप को कैसे मुहैया करवाया जाए पीने का पानी, तो उस तरीके की पहल इस सोनीपत जैसे गांव में, जहां से मामला सामने आया है, यहां कैसे किया जा सकता है। ये कोई एक गांव का उदाहरण नहीं है कि जहां लोगों की अपनी एक अप्रोच हुई है। अगर गांव के लोगों ने या समाज के लोगों ने एकजुटता के साथ अगर कभी कोई बात ठान ली है, तो उन्होंने संकल्प को पूरा करके दिया है, चाहे वो जोड़ बनाने की बात हो या मीठा पानी करने की। अब मैं आपको हरियाणा के कई भिवानी जैसा इलाका, जो कहते हैं कि जहां सबसे खारा पानी और जल स्तर सबसे नीचे है, उस भिवानी जैसे गांव में भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों ने अपने आपसी सहयोग से, योगदान से, और खारे पानी को मीठे में बदलने के लिए वहां काफी मशीनरी सिस्टम लगाया है। तो लोग अगर ठान लें तो इस बात को कर सकते हैं। अब कह सकते हैं कि हम बदलाव कैसे कर सकते हैं। अगर हम सरकार के ऊपर ही डिपेंडेंट रहें तो भी ये बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने के लिए एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, और जो आज के समय में सरकारों में इच्छा शक्ति की सबसे कमी है। चलिए, बिल्कुल सरकारों की इच्छा शक्ति की आप बात करें, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आखिरकार कैसे इंतजाम करके इस तरह की समस्या को दूर किया जा सकता है और क्यों सरकार नहीं हो पा रही है, इसकी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। चाहे हो राजनीति का मंच या हो खेल का मैदान, खेत खलिहान हो या हो हरियाणा की लोक संस्कृति, गौरव की बात। देखिए प्रदेश का हर रंग हरियाणा न्यूज के संग।
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। कैसे बुझेगी प्यास, लगातार हम इसकी बात कर रहे हैं और हालात क्या है, किस तरीके से धरती सूख रही है, वो आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। खारे पानी से मलेरिया, डायरिया और हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियां होती हैं। जो जहरीले पानी की हम बात कर रहे हैं, खारे पानी की। और सूखती धरती क्या है आजकल? कुरुक्षेत्र के लाडवा, शाहबाद और थानेसर के 273 गांव ऐसे हैं जहां पर कई हजार नलकूप काम करना बंद कर चुके हैं। इसके अलावा भूमिगत जल स्तर की स्थिति करनाल में भी बेहद खराब है। सीएम सिटी का भी कुछ यही हाल है। इसके अलावा घरौंडा और नीलोखेड़ी के 124 गांव में 1291 नलकूपों ने काम करना बंद कर दिया है। 19 जिलों में से 9,504 मिलियन क्यूबिक पानी में से 7,000 कुछ जो पानी है वो कर लिया गया है निकासी, उसकी कर ली गई है। यानी कि ग्राउंड लेवल जो है पानी का वो काफी कम हो चुका है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 74% भूमिगत जल की निकासी हो चुकी है। और भूमिगत जल में भिवानी, हिसार और फतेहाबाद की स्थिति भी काफी खराब है। तो ये स्थिति है राज्य की। योगेश जी, आंकड़े आपको बताएं किस तरीके से करनाल में भी हालात खराब हैं। कुरुक्षेत्र जिले के जो तमाम, चाहे थानेसर की बात करें, लाडवा की बात करें, वहां पर भी जो है नलकूपों ने काम करना बंद कर दिया है। योगेश जी। बिल्कुल आप ये बात ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, एक सबसे बड़ा है कि हमारे पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो एक लिमिटेड हमारे पास क्वांटिटी में है, उनकी एक लिमिटेशन है। आप अगर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहेंगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एसडीओ साहब चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहिला साहब। रोहिला जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्यों इस तरह की दिक्कत उस गांव में आ रही है? शायद बताना नहीं चाहते योगेश जी। अधिकारी लगता है कि इस तरह की बातों से बचना ही ज्यादा बेहतर समझते हैं। अधिकारी और नेता लोग जो आज तक बचते आ रहे हैं इन बातों से, जिन चीजों का इफेक्ट मनुष्य जीवन पर प्रत्येक व्यक्ति को पड़ रहा है, ना वो कोई देश की बाउंडेशन है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट की बाउंडेशन है, ना कोई स्टेट की बाउंडेशन है। हर आदमी इन चीजों से इफेक्टेड है और ऐसी चीजों के ऊपर ना कोई बात करना चाहता है, ना उनका कोई सोल्यूशन निकालना चाहता है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी भी पूरे विश्व के जब एक पर्यावरण के लिए एक पूरा सेमिनार आयोजित किया गया, पेरिस में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी होके आए हैं। लेकिन इन चीजों में जाने से और प्रैक्टिकल काम करने में काफी फर्क है हमारे देश के अंदर। तो ये, और हमारा देश, मैं ये कह सकता हूँ विश्व की एक बहुत जिन लोगों के साथ योगेश जी दिक्कत आ रही है, सोनीपत की अगर बात करें जहां पर 30 सालों से पानी नहीं है, सुल्तान सिंह ग्रामीण है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुल्तान जी, किस तरह की दिक्कत आ रही है आपको, वो बताइए आप। ऐसा है जी, जो
जो गांव में पानी सप्लाई किया जाता है वो किसी प्रयोग का नहीं होता, खारी होता है, ना वो नहाने के काम आता, ना वो कपड़े धोने के चलिए काम सुल्तान आता, जी, ना वो आप रुकिए, चूंकि आपकी समस्या भी सुनेंगे। एसडीओ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहिला जी। रोहिला जी, वजह क्या है, क्यों ये पानी की दिक्कत दूर नहीं हो रही है? कहाँ की बात कर रहे हैं मैम सर? जिस तरीके से रोहिला जी, नहीं, कहाँ की बात कर रहे हो सर? कौन से गांव की या शहर मैं की? आपको वही बता रहा हूं। अगर मैं गांव की बात करूं तो जिस तरीके से सोनीपत के 3 गांव की यहाँ पर खबर सामने आई, और वो ग्रामीण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुल्तान जी अपने गांव का नाम बताइए और किस तरह की दिक्कत आपको आ रही है। एसडीओ साहब भी फोन लाइन पर हैं। गांव भैयापुर, अरसाना कला, लहराड़ा, जिसकी सप्लाई अरसाना कला जल घर से की जाती है, उसमें नहरी पानी के बजाय खारी पानी ट्यूबवेल से सप्लाई किया जाता है। ठीक है सुल्तान जी, आप रहिए, सुनिए आपने रोहिला साहब। हाँ जी बिल्कुल सुनिए सर। इन सुल्तान जी को और जयप्रकाश जी, अन्य जितने भी ग्रामीण आए थे मेरे पास आए थे, मैंने उनको बता दिया जी, नहरी पानी जो है ना चैनल की समस्या के कारण इनको नहीं दिया जा रहा था, वो एलिवेटेड था। हमने अंडरग्राउंड चैनल के एस्टिमेट बढ़ा के डीसी साहब के पास भेज दिया है। जो ही उसकी अप्रूवल आएगी हम अंडरग्राउंड चैनल कर देंगे, इनको नहरी पानी की। अच्छा, एक चीज और रोहिला साहब, ठीक है, आपने कहा कि आपके पास आए थे, आपने लिख के भेज दिया है, जैसे ही अप्रूवल आएगा कर देंगे। लेकिन जब सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया कि आसपास के गांव की दिक्कत है, तब आपने ये को कहा कि बताइए कौन से गांव है, और अभी आपने कहा कि हाँ ये मेरे पास आए थे और इनकी समस्या है। पर मेरे पास अभी 82 गाँव है ना, दुनिया भर हर गाँव में कोई ना कोई समस्या पानी की होती है सर। आप सुल्तान जी को सुना, आपने दूसरे ग्रामीण का नाम भी दे दिया कि जयप्रकाश जी भी आए थे, यानी कि हाँ, आपको जानकारी है। मेरे पास कल भी आए थे। हाँ जानते हैं, मैं इससे यहाँ जैसे 3 महीने से आई ना जी पोस्टिंग, ये समस्या 2 साल से चल रही है तकरीबन। तो ये समस्या हल होगी नहीं होगी? यानी कि एसडीओ साहब 100% होगी जी। एसडीओ साहब, मैं योगेश शर्मा, पर्यावरण संरक्षक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या कोई समस्या 2 साल से बनी हुई है तो उसको अधिकारी अभी टेकअप नहीं करना चाहते कि वेट करना चाहते कि भाई अभी हमने ज्वाइन करा और हम इसको 2 साल और लगाएंगे? अभी सुन तो लो सर। हाँ जी, हाँ, ये समस्या इसलिए 2 साल तक रहेगी। पहले ये गांव जो है ना जी पब्लिक हेल्थ के अंडर था, अब ये गांव नगर परिषद के अंडर आ गया। जो हमने प्रयास करे थे वो फेल हो गए, और अब मतलब फेल क्या हो गया, ट्रांसफर हो गए नगर परिषद को। अगर ये नगर हमारा पब्लिक हेल्थ के पास होता तो ये अभी तक समस्या सोल्व हो चुका होता। एसडीओ साहब, एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा। देखिए, हरियाणा की जनता बड़ी भोली भाली जनता है, और आप भी कहीं ना कहीं हरियाणा से ही ताल्लुकात रखते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, आप लाइव चैनल पे ये बताएं, हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं, कि किस तारीख तक इनकी ये समस्या का समाधान आपके माध्यम से कर दिया जाएगा? ऐसा है सर, ये तो एस्टिमेट जब अप्रूवल होकर हमारे पास फंड आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो ही हमारे पास फंड आएगा उसका टेंडर लगेगा। चलिए, 30 साल ग्रामीणों ने इंतजार कर लिया पानी के लिए, थोड़ा सा और कर लेंगे। सुल्तान जी, कितना इंतजार और करेंगे? अभी तो फंड भी नहीं आया है। एसडीओ साहब का कहना है कि जब फंड आएगा तब दे दिया जाएगा। वो तो सर सरकार की मेहरबानी के ऊपर डिपेंड करता है। पिछले 1.5 साल से तब मैंने कोई प्रयास नहीं छोड़ा जो ना किया हो। सीएम को भी चिट्ठी लिखी, कंसर्न मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी, आखिर में प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, कोई नहीं सुनता हमारी। चलिए, शुक्रिया दोनों हमारे साथ जुड़े, सुल्तान जी आप भी और एसडीओ साहब आप भी। योगेश जी, एसडीओ साहब पहले तो मना कर रहे थे कि बताइए कौन से गांव का मामला है। जब ग्रामीण खुद फोन लाइन पर थे, उन्होंने बता दिया, तो बाकी के नाम भी लेने लगे। क्यों अधिकारियों का इस तरीके का रवैया, और क्यों लोगों की मूलभूत सुविधा है, ये अधिकार है पानी, अगर पानी भी उनको ठीक ना मिले तो सरकारी इंतजामात किस बात के? मैं एक आपके चैनल के माध्यम से, वैसे तो मुद्दा नहीं है, लेकिन एक बात पे ध्यान सबका करना चाहूंगा। जब हमारा देश आजाद ना हुआ था और लोग कहते थे कि गुलामी में हम जी रहे हैं, उस समय हमारे देश के अंदर 17 तरह के टैक्स लगाए जाते थे। और आज जब हमारे देश को 60 साल से ज्यादा साल होगी आजादी के, आज हम 72 तरह के टैक्स पे कर रहे हैं। यानी कि आज हमारी जो सरकार है, ये आपस में इन्होंने इस तरह के विभागों का बंटवारा कर रखा है। रोकूंगा आपको। हमारे साथ नरेंद्र शर्मा जी हैं, जन संरक्षण विभाग से जुड़े हुए हैं, वो भी फोन लाइन पर हैं, और इंद्री के एसडीओ से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया इस पूरे मामले पर। नरेंद्र जी, क्यों समस्या का हल नहीं हो पा रहा? क्या कोई शिकायत आई, और अगर आई तो किस तरीके से इसको दूर किया जाए, वो भी थोड़ा सा बताइए। हेलो नरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, मैं नरेंद्र यादव मेरा नाम है जी। नरेंद्र जी बताइए। और हरियाणा में हम बहुत पिछले लगभग 10 साल से वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं,
और उसके इस कार्यक्रम के लिए हमने गांव-गांव में पद यात्राएं, साइकिल यात्राएं की है। जो भी पानी की समस्या है वो कुछ हद तक हम खुद भी क्रिएट करते हैं, अपने आप भी क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारे पूर्वज या हमारी जो परंपराएं रही है, जो हमारी रीति रिवाज रहे हैं, उसके अनुसार हम पानी का पूजन करते थे। हम जो अपना कुआं पूजन के कार्यक्रम करते हैं बच्चा पैदा होने पे, और इस प्रकार से हम कुएं का जो पानी है उसका वो पूजनीय तत्व है हमारे लिए, हमारे जीवन नरेंद्र यादव जी, अब तो कुएं ही नहीं दिखते, वो भी सूख गए हैं, उन पर भी भर के उनको कब्जा कर लिया गया है। हाँ, वो उसके लिए ना हम अभी जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो जोड़ संरक्षण के लिए चला रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग हरियाणा में 10,000 से ज्यादा जोड़ है, और बहुत सी जगह, बहुत से जहाँ जो गांव शहरीकरण के उसमें आ गए हैं, उनमें जोड़ों को लोगों ने पाट दिया है। जबकि जोड़ हमारे यहाँ वाटर कंजर्वेशन का एक सबसे बड़ा स्रोत होता था, और उसकी वजह से हमें चलिए, यानी कि काम तमाम किए जा रहे हैं। समय की कमी है। नरेंद्र यादव जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक आखिरी सवाल, और संक्षेप में मैं उसका जवाब भी योगेश जी आपसे चाहूंगा। कैसे दूर होगी ये कमी? क्यों पानी नहीं मिल पा रहा, और किस तरीके से वो 30 साल से जो प्यासे उनको पानी मिल पाएगा? सबसे पहली बात तो ये है, जो हमें ये बात समझनी होगी, जो जल है, जल ही जीवन है, और जीवन अगर हमने अपने जीवन को जीना है तो इसके लिए जल सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी चीज हमारा जीवन का है, लाइफ का है। दूसरी बात है कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए सरकार का, आम आदमी का सबसे पहले जागरूकता के साथ दोनों पार्ट को मिलकर परस्पर सहयोग के साथ काम करना यानी कि होगा। जागरूक होना बेहद जरूरी है यहाँ पर। शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो बिन जल सब सून, 30 साल से एक गांव प्यासा है, कोई सुन के राजी नहीं है। और अब जब एसडीओ साहब भी हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने कहा कि मैं तो 3 महीने पहले आया हूं, चिट्ठी लिख दी गई है, जैसे ही फंड आएगा उस गांव की प्यास बुझा दी जाएगी। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार कब बुझेगी प्यास? इजाजत दीजिए, नमस्कार। Down.